आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी से और चैप्टर है 3.5। तो आज हम लोग 3.5 को देखेंगे। एक्सरसाइज हो गया 3.5। तो आज 3.5 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में इसी का कुछ क्वेश्चन जो शेष बचेगा उसको देखेंगे। तो आज के लिए चलिए शुरू करते हैं 3.5 का। इसके पहले वाले चैप्टर में 3.4 तक क्लियर किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। और आज शुरू करते हैं 3.5। तो देखिए 3.5 का पहला क्वेश्चन है। इसमें दो चर बड़ा रैखिक समीकरण का चैप्टर ही चल रहा है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर में यहाँ पर 3.3 में प्रतिस्थापन मिला, 3.4 में विलोपन मिला और 3.5 में देखिए एक और यहाँ पर नया विधि मिल रहा है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के बारे में हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। अद्वितीय हल मतलब एक हल। अद्वितीय हल किसको बोलते हैं? एक हल को। तो किसका एक हल है और किसका कोई हल नहीं है, और या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इस सबका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। इसका कैसे जांच किया जाता है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, इस टाइप से हम लोग इसको जांच किए थे। तो आपको याद होगा अभी। तो उसी के सहायता से कह रहा है कि जांच करके बताइए कि किसका एक हल है, किसका कोई हल नहीं है, या फिर किसका अनेक हल है। तो पहले जांच करना है। और उसके बाद इसमें कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल हो तो उस स्थिति में वज्र गुणन विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। देखिए वज्र गुणन विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए, लेकिन कब? अद्वितीय हल हो तब। तो अद्वितीय हल होने की स्थिति में हमको कौन सा विधि लगाना है? वज्र गुणन। तो अद्वितीय हल मतलब कितना हल? एक हल। तो हम लोग जांच करेंगे और अगर उसका एक हल होगा तो हम लोग यहाँ पर कौन सा विधि लगाएंगे? वज्र गुणन। अब वज्र गुणन विधि क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन 1 को ले चलते हैं और उसको क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से उसका हल ज्ञात करेंगे। तो वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करने से पहले तो इसका जांच करेंगे कि इसका कितना हल है। तो चलिए क्वेश्चन 1 नंबर लिखते हैं पहले। आप बुक को सामने रखिएगा ताकि क्वेश्चन लिखने में उसमें और समझने में आसानी हो। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, यानी पहला का पहला। देखिए क्वेश्चन है x माइनस 3y और -3 और बराबर है 0। ये हो गया समीकरण 1। और है 3x माइनस 9y और -2 और बराबर है 0। ये है समीकरण 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की सहायता से अब इसको हल करेंगे। तो पहले तो इसमें जांच करना है, तो इसके लिए आपको पता होगा कि इसको लिखते हैं पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 B1 C1 तीनों का वैल्यू लिखिए और इसके बगल में और लिखेंगे A2 B2 C2। हो गया। तो आपको पता होगा कि A1 B1 C1 जो है समीकरण 1 से निकलेगा और A2 B2 C2 समीकरण 2 से निकलेगा। तो एक कॉलम देखिए कितना है, x के साथ 1, y के साथ -3 और अंक बच गया -3। हो गया। A2 हो गया यहाँ पर 3, B2 हो गया -9 और C2 हो गया -2। अब इसका तुलना कीजिए। लिखेंगे अब तुलना करने पर तो तुलना करेंगे किसको? A1/A2 B1/B2 और C1/C2। A1 का वैल्यू कितना है? 1 और A2 कितना है? 3। B1 कितना है? -3 और B2 कितना है? -9। C1 कितना है? -3 और C2 कितना है? -2। आप अगर इसमें कोई छोटा हो रहा है तो उसको आप छोटा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तो इसका माइनस से माइनस गया और 3 से 9 कितना बार में छोटा हो गया? ये 3 बार में। और यहाँ भी माइनस से माइनस गया। तो आप देखिए इसमें कितना बच रहा है। ये हो गया 1/3 और इसके बगल में ये भी आ गया 1/3 और ये आ गया 3/2। तो इसमें क्या है? 1 बराबर है और 1 बराबर नहीं है।
तो अब आप याद कीजिए कि जब एक बराबर होता था और एक बराबर नहीं होता था तब उसका कितना हल होता था, कोई हल नहीं। इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। इसका फॉर्मूला जो हम पहले ही याद करवा चुके हैं, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है, और यही इसका आंसर हो गया। इसमें कहता था कि पहले जांच कीजिए, अगर उसका एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा तब उसको वज्रगुणन बनाना है, वज्रगुणन विधि से। लेकिन यहाँ पर तो इसका कोई हल नहीं है तो वज्रगुणन से नहीं बनाना है, बस इसका आंसर जो है यही कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी का दूसरा। देखिए क्वेश्चन को बुक से मिलाइए। क्वेश्चन है 2x और प्लस y और बराबर 5 है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा कि बाएं साइड में सारे अंक को रखिएगा और बराबर में कर दीजिएगा इसका 0। और ये है 3x और प्लस 2y और -8 हो जाएगा क्योंकि प्लस में 8 दिया हुआ उधर, और बराबर हो गया 0, समीकरण 2। इसको हम इसलिए सबको बाएं साइड में रख रहे हैं क्योंकि इसका फार्मूला जो है उसके हिसाब से ये सब बाएं साइड में ही होना चाहिए, नहीं तो दाएं साइड में रखिए तो फार्मूला बदलेगा फिर, और एक ही साइड में अगर रखते हैं केवल बाएं साइड में तो सबके लिए फार्मूला एक ही होगा। उसका चर्चा बाद में करेंगे, तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं A1 B1 C1 ये सब लिख लेते हैं। तो चूँकि A1 कितना हो गया इसका 2, B1 कितना हो गया 1, C1 कितना हो गया -5, A2 कितना हो गया 3, B2 कितना हो गया 2 और C2 कितना हो गया -8। अब यहाँ से लिए तुलना करने पर, अब तुलना करने पर तो तुलना करेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। तो A1 का वैल्यू लाइए कितना है 2 और बटा A2 है 3 और B1 है 1 और B2 है 2, C1 है -5 और C2 है -8। तो इसमें केवल माइनस से माइनस कट गया। तो आप देखिए इसमें क्या बच रहा है, यहाँ हो गया 2/3, यहाँ हो गया 1/2 और यहाँ हो गया 5/8। तो तीनों में कोई भी बराबर नहीं है, तीनों में कोई भी बराबर नहीं है। और आपको पता होगा कि जब तीनों में कोई बराबर नहीं हो तो इस समीकरण का जो है एक हल होगा, इस समीकरण का एक हल होगा। और एक हल को ही बोलते हैं कौन सा हल, अद्वितीय हल। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि कोई गड़बड़ ना हो, कि आपको जानकारी रहे कि एक हल तो पढ़े और द्वितीय हल पढ़े ही नहीं है। तो एक हल को ही क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। तो इस समीकरण का एक हल है यानी अद्वितीय हल है। और अब अगर अद्वितीय हल है तो इसका यहाँ से अब आगे इसका काम बढ़ेगा। कह रहा था कि अगर अद्वितीय हल हो तो वज्रगुणन का फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो देखिए वज्रगुणन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा, तो बड़ा आसानी से याद रहेगा, ये भूलने का कोई चांस नहीं है। आप ध्यान रखिएगा इसके लिए। हम देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स में लिखते हैं, ये फार्मूला को याद करने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का पैटर्न समझ लेना है और इसमें छोटा सा एक ट्रिक याद रखना है। इसमें याद रखिएगा आप AB और उसके बाद याद रखिएगा BC और उसके बाद याद रखिएगा CA। देखिए AB BC CA ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, 3 टर्म जो है AB BC CA। अब इसको याद करके हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे, चलिए देखते हैं। अब तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको वज्रगुणन विधि से बनाने के लिए इसको 3 टर्म में ऐसे लिखना है, x बटा y बटा और 1 बटा। देखिए x बटा y बटा और 1 बटा। अब यहाँ पर क्या होगा, तीनों इसमें बराबर का चिन्ह लाएगा, तीनों में क्या होगा, बराबर होगा। अब ऐसे लिखने के बाद इसमें क्या करना है, आप जो याद किए हैं ट्रिक में AB BC CA, तो पहले AB को लाइए। तो पहले AB है तो इसमें कैसे इसको लिखना है, देखिए AB है तो इसमें क्या कीजिए, A के साथ 1 लगाइए और B के साथ 2 लगाइए, A1 और B2, और फिर माइनस इसका उल्टा लगाइए A2 और B1। देखिए यही इसमें लिखते चलना है। AB है तो 1 2 और फिर AB हो जाएगा इसका
तो 2 1, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसमें है BC, तो हो जाएगा B1C2 और माइनस B2C1 हो गया। और फिर है CA, तो C1A2 और माइनस C2A1। देखिए यही बस फार्मूला है। आप इसको 2 बार लिख लीजिएगा खुद से, तो लिखने के बाद ये ज़रूर याद ही हो जाएगा। आप इसके लिए बस ध्यान रखिएगा कि कैसे उसको सेट करना है, और उसमें छोटा सा ट्रिक जो याद करवाए हैं AB BC CA, आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाला में AB एक्स के साथ क्या लगेगा AB, वाई वाले के साथ BC और एक के साथ CA। तो अब इसमें क्या करना है, सबका वैल्यू रख देना है। तो देखिए ये हो गया x और इसके नीचे बटा होगा, ये हो जाएगा y इसके नीचे ही बटा, और ये हो जाएगा 1 इसके नीचे ही बटा। तो अब सबका वैल्यू रखिए। पहले A1 कितना है, देखिए यही सब देखना है। A1 कितना हो गया 2, B2 कितना हो गया 2 हो गया, और माइनस A2 कितना हो गया 3, और B1 कितना हो गया 1। सबका वैल्यू रखा गया। अब y वाले में आइए, पहले है B1, तो B1 कितना हो गया 1, C2 कितना हो गया -8 हो गया, और फिर माइनस B2 कितना हो गया 2, और C1 कितना हो गया -5। सबको रख दिए। अब आइए एक वाले में, तो इसमें पहले C1, तो ये हो गया -5, और उसके बाद है A2, ये कितना हो गया 3, और फिर माइनस है C2, ये कितना हो गया -8, और -8 के साथ गुना में लगाइए किसको, A1 को, यानी 2 को। तो अब एक स्टेप और लिख करके इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये हो गया x बटा, ये हो गया y बटा, और ये हो गया 1 बटा। देखिए ये हो गया 2 दूना 4 और -3 एकम 3, ये -8 और माइनस माइनस प्लस 10, ये -15 और माइनस माइनस प्लस 16। देखिए इतना तक आ गया। अब हम लोग क्या करें, इसको फिर से एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। जो नीचे माइनस में दिख रहा है प्लस में दिख रहा है, उसको माइनस प्लस क्लियर करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये x बटा 4 में से 3 गया 1। चलिए एक स्टेप लिख करके हम यहाँ से फिर समझेंगे। ये हो गया x बटा 1, अब बराबर। आप देखिए इसके बाद क्या होगा, y बटा, ये 10 में 60 गया 2 बचेगा प्लस में, तो इसको आप लिखिए y बटा 2। अब फिर लिखिए 1 बटा 15 में 16 गया तो प्लस 1 बचेगा, तो क्या हो गया 1 बटा 1। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको अलग अलग तुलना कर देना है इसमें, यानी फर्स्ट वाले को भी लास्ट वाले से और सेकंड वाले को भी लास्ट वाले से तुलना करना है। ये ऐसे लिख करके x बटा 1 और बराबर फिर से 1 बटा 1, क्रॉस गुना करें तो x बराबर कितना आएगा 1 हो गया। अब फिर से ये हो गया y बटा 2 और बराबर 1 बटा 1, अब क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर 2, तो इसलिए हो गया x बराबर 1 और y बराबर 2, और यही इसका आंसर हो गया। ये कौन सा विधि से बन गया, वज्र गुणन विधि से। कौन सा विधि से, वज्र गुणन। तो ये इसका दूसरा हो गया। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, देखिए यही था तीसरा इसका, ये तो दूसरा हो गया क्लियर। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा में, तो तीसरा को भी ऐसे ही लिखेंगे, सबको एक साइड में पहले कर लेंगे और उसके बाद जांच करेंगे कि इसका कितना हल है, और अगर इसका एक हल होगा तो वज्र गुणन विधि से इसको हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको लगातार ही हम लिख देते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है 3x माइनस 5y और उधर से आएगा -20 और बराबर हो गया 0। इसको कर दिए समीकरण 1। और फिर है 6x माइनस 10y और उधर से आएगा -40 और बराबर कर दीजिए 0। ये हो गया समीकरण 2। तब फिर से इसको जांच के लिए a1 b1 ये सब लिखिए। तो a1 बराबर कितना हो गया 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर -20 हो गया। अब a2 बराबर, a2 कितना हो गया 6, b2 कितना हो गया -10 और c2 कितना हो गया -40। फिर लिखेंगे अब तुलना करने पर, अब तुलना करने पर, तो सबको लिखिए a1 बटा a2, b1 बटा b2
और C1/C2। तो देखिए A1 का मान रखिए इसमें 3 और A2 का मान रखिए 6, B1 रखिए -5, B2 रखिए -10, C1 रखिए -20 और C2 रखिए -40। आप देखिए इसमें छोटा हो रहा है, ये हो गया 3 दूना 6, ये माइनस से माइनस गया, 5 दूना 10, फिर माइनस से माइनस गया और 20 दूना 40। तो इसमें सब में ऊपर 1 बच रहा है, तो ये हो गया 1/2, फिर 1/2 और फिर 1/2। तो तीनों आपस में क्या है, तीनों बराबर है। आपको पता होगा जब तीनों बराबर हो तो इस समीकरण का कितना हल होगा, अनेक हल होगा। इस समीकरण का अनेक हल होगा और यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि जिसका एक हल होगा उसी को निकालना है बज्र गुणन से। तो इसका तो अनेक हल है, तो इसको बज्र गुणन से नहीं बनाना है। ऐसे भी इसको बज्र गुणन से बनाया भी नहीं जा सकता है, इसीलिए लिख रहा है एक हल हो तो ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए 4 का है x - 3y और -7 = 0। और एक और है, ये तो समीकरण 1 कर दीजिए इसको। एक और है 3x - 3y और -15 और बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब इसके बाद लिखिए A1 B1। तो लिखेंगे चूंकि A1 कितना हो गया 1, B1 कितना हो गया -3, C1 कितना हो गया -7। अब A2 समीकरण 2 वाले में चलिए, x के साथ कितना है 3, तो ये हो गया A2 और B2 कितना हो गया -3 और C2 कितना हो गया -15, यानी चिन्ह के अनुसार रखना रहता है। तो लिखेंगे अब तुलना करने पर तो तुलना कीजिए A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो आप सबका वैल्यू रखिए। तो देखिए हम यहाँ पर ही रख दे रहे हैं ऊपर में। A1 कितना हो गया 1 और A2 कितना हो गया 3, B1 कितना हो गया -3 और B2 कितना हो गया -3, C1 कितना हो गया 7 और C2 कितना हो गया -15 और 7 में ही माइनस है, तो सबको माइनस लगा दिए। माइनस से गया माइनस, 3 से 3 कट गया एक बार में और माइनस से गया माइनस, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1/1 और ये हो गया 7/15। ठीक है, तो तीनों में कोई भी बराबर नहीं है, और जब तीनों में कोई भी बराबर नहीं है तो इस समीकरण का कितना हल होगा, एक हल होगा, जिसको बोलते हैं कौन सा हल, अद्वितीय हल। इस समीकरण का एक हल होगा और यही इसका आंसर इस यहाँ पर तो इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन अभी जब एक हल होगा तब तो इसमें झमेला बढ़ रहा है। क्या करना होगा इसको, एक हल है तो क्या करना होगा, इसमें वज्र गुणन विधि से इसको हल ज्ञात करना होगा। तो वज्र गुणन लगाइए इसमें। तो वज्र गुणन का भी तुरंत आपको याद करवाए थे फॉर्मूला BCCA AB, बस इतना ही ध्यान रखना है। एक हो गया x, एक हो गया y और एक हो गया 1। देखिए तो BC के लिए B1C2 और माइनस B2C1 हो गया, और CA तो C1A2 माइनस C2A1 हो गया। अब AB तो A1B2 माइनस A2B1 हो गया। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। तो चलिए सबका वैल्यू रखने के बाद हम फिर देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें सबका वैल्यू हम रख लिए हैं। आप उसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 से मिला करके और सबको देख लीजिएगा, और उसके बाद इसको चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया x और बटा, इसमें माइनस ढेर सारा है तो ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस और 15 दिया 45 और माइनस, फिर से देखिए यहाँ पर 3 को माइनस हो गया, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और 7 दिया 21। अब आइए बराबर में y बटा,
-7 और 3 कितना हो गया -21 और माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15 और फिर 1 ये -3 और माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9। अब इसको छोटा कीजिए, ये हो गया x बटा 45 में से 21 घटाइए कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 प्लस में ही बचेगा और बराबर y बटा ये 21 में से 15 गया तो माइनस बच गया, ये 15 6 21 यानी -6 और 1 बटा ये कितना बच गया 6। अब यहाँ पर से क्या करते थे, तुलना करते थे तो हो गया इसमें x बटा 24 और बराबर 1 बटा 6। अब इसको आप क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए तो 6x बराबर हो गया 24, तो 6 से 24 कितना बार में कटेगा 4 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 4, तो x का वैल्यू हो गया 4। तो आप इसी तरह से y का वैल्यू मिला सकते हैं। तो देखिए y के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू पहले लाएंगे y बटा -6 और लास्ट वाला है 1 बटा 6, तो फिर से क्रॉस गुना करेंगे तो 6y और बराबर हो जाएगा -6, तो 6 से गया 6 कट गया और 1 बार में, तो y का मान कितना आ गया -1, तो इसलिए x बराबर 4 और y बराबर -1 और यही दोनों इसका आंसर होगा। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया। 3.5 का पहला का 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन इसमें बन गया। तो आप वज्र गुणन विधि को याद करने के लिए जरूर एक ट्रिक ध्यान में रखिएगा, BC/CA/AB, और उसके बाद कैसे लिखना है इस पैटर्न को आप 2 बार 4 बार 5 बार लिख लीजिएगा, तो आप इसको कभी नहीं भूलिएगा। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है, देखिए यही है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 2 में कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कह रहा है कि a और b का क्या मान होगा जिसमें इसका हल जो है अनेक होगा, यानी a और b का कौन सा वैल्यू रख दिया जाए ताकि इसका हल जो है अनेक हो जाए। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये पहला है, तो क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर है 7, और उसके बाद है a - b और इंटू x और प्लस a + b इंटू y और बराबर 3a और प्लस b और -2। ये हो गया समीकरण 2 का। क्लियर, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले a1 b1 c1 जो होता है सबको लिख लीजिए, उसके बाद कुछ देखते हैं। तो पहले आप इसमें लिख दीजिए a1 b1 का मान। a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 3, c1 कितना हो गया 7, a2 कितना हो गया a - b, b2 कितना हो गया a + b और c2 कितना हो गया 3a + b - 2। सबको लिखिए। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि a और b का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, इस रैखिक समीकरण का अनेक हल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अब लिखेंगे अनेक हल होने पर, क्या लिखेंगे, अनेक हल होने पर। अनेक हल होने पर, तो अनेक हल कब होता था, जब तीनों आपस में बराबर होता था। तो a1 बटा a2, यहाँ पर a2 लिखाएगा, गलती से b2 लिखा गया है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। क्लियर, तो आप सबका वैल्यू रखिए। a1 कितना हो गया 2, a2 कितना हो गया a - b बराबर b1 कितना हो गया 3 और b2 कितना हो गया a + b और बराबर c1 कितना हो गया 7 और c2 कितना हो गया
3a और प्लस b और -2। ठीक है, अब इसमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लास्ट वाले से तुलना करेंगे या फर्स्ट और सेकंड किसी को भी तुलना कर सकते हैं आपस में, और वहाँ पर इसमें देखें कि आगे क्या होता है। तो चलिए पहला और दूसरा को तुलना करते हैं। तो इसको लिखेंगे 2/a - b और बराबर 3/a + b। तो क्रॉस गुना कीजिए। तो पहले 3 वाले को लिख देते हैं। तो ये हो गया 3a और -3b, दोनों में गुना होगा, और ये हो गया 2a और प्लस में 2b। तो ये है 3a, उधर से आएगा -2a, और ये है +2b और उधर जाएगा +3b। तो 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा और इधर बचेगा 5b। a बराबर कितना भी 5b। तो a का वैल्यू निकला नहीं है, लेकिन आ गया a बराबर 5b। तो अब इसको आगे लेकर के चलते हैं। तो आगे ले जाने के फिर क्या करेंगे हम लोग, आप सब एक वाले को जैसे जो पहला टर्म है इसको लास्ट वाले से तुलना करेंगे, तो दूसरे वाले को लास्ट से तुलना करेंगे। यानी पहला और दूसरा को कर लिए हैं, तो पहला और दूसरा को छोड़ करके आप या तो पहले को तीसरा से कीजिए या तो दूसरे को तीसरा से कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले को ही तीसरा से कर देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले को तीसरा से। तो पहले वाला में कितना है 2/a - b, कितना है 2/a - b। और तीसरा वाला देखिए कितना था, तीसरा वाला था इसमें 7/3a और प्लस b -2, 7/3a और प्लस b -2। अब इसको आप क्रॉस गुना कीजिए। तो पहले 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7a और -7b। अब इसको क्रॉस इधर से करेंगे तो 2 सब में गुना होगा, तो 3 दूना 6a और +2b और -4। अब a वाले को आप एक तरफ कीजिए। तो देखिए a और b दोनों है इसमें, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 7a, उधर से आएगा -6a, और इधर है -7b, उधर से आएगा -2b, और इधर क्या बचेगा केवल -4। ठीक है, तो 7a में से 6 गया तो a के बचेगा, और -7b और -2b कितना हो जाएगा -9b, और बराबर हो गया -4। देखिए यहाँ पर किसी का वैल्यू नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, जो इसके पहले वाले बनाए थे a बराबर 5b, तो a के जगह पर 5 भी रख सकते हैं। तो चलिए एक स्थान पर 5 भी रख दीजिए। तो एक स्थान पर रख दीजिए 5b और -9b और बराबर -4। तो -9 में से 5 गया, कितना बचेगा -4b और बराबर -4। तो देखिए माइनस से माइनस गया और 4 से 4 गया, तो कितना बचेगा इसका b बराबर 1, कहे कि 4 से 4 एक बार में कटा है, तो b का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो आप लिखेंगे a बराबर कितना आया था 5b, a का मान कितना आया था 5b। देखिए यही है ना a बराबर 5b, ये वाला पॉइंट, ये a का मान कितना है 5b। तो आप लिखिए a बराबर 5b। तो a बराबर, अब 5 गुने b का मान कितना है 1, यानी a बराबर हो गया 5। तो यही हो गया a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू हो गया 1, और ये दोनों इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला हो गया। आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के तरफ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 इसमें किधर है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए कहाँ इसका है। ऐसे आप बुक में इसको मिलाइएगा। देखिए यही है क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ये 2 का 2 है। कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए तो फिर से यहाँ पर के का मान निकालना है, जैसे वहाँ पर ए और बी का निकाले हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन कब, जब उसका कोई हल नहीं हो। तो पहले इसको क्वेश्चन को लिख करके फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। क्वेश्चन है 3x और +y बराबर 1, ये हो गया समीकरण 1। और फिर है 2k - 1
और इसके साथ है इंटू में एक्स और प्लस है के माइनस 1 और इंटू में है वाई और बराबर है 2k प्लस 1। ये हो गया समीकरण 2। आप इसको क्वेश्चन को जरूर मिलाइएगा अपने बुक से। तो आप चलिए शुरू करते हैं। चूँकि a1 बराबर, पहले सबको लिख लीजिए। a1 कितना हो गया इसका 3, b1 बराबर ये कितना हो गया इसका 1, c1 कितना हो गया 1। अब आइए a2 बराबर ये हो गया 2k माइनस 1, यानी ax के साथ जितना भी गुना है सब क्या है a2 है। अब आइए b2 में, तो y के साथ कितना है k माइनस 1 तो b2 है। अब आइए c2 में कितना बच गया 2k प्लस 1, तीनों का हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो अब इसमें कह रहा था क्वेश्चन में कि k का मान ज्ञात करना है, लेकिन कब, जब रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं हो। तो लिखेंगे कोई हल नहीं होने पर, कोई हल नहीं होने पर कोई हल नहीं कब होता है, जब एक बराबर हो एक बराबर नहीं हो। तो आपको याद होगा a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। क्लियर। अब इसका वैल्यू रखिए, a1 कितना हो गया 3 और a2 कितना हो गया 2k माइनस 1 और b1 कितना हो गया 1 और b2 कितना हो गया k माइनस 1 और बराबर नहीं है। c1 कितना हो गया 1 और c2 कितना हो गया 2k प्लस 1। आप इसको तुलना कीजिए, तो पहला और दूसरा को तुलना कर देते हैं। तो ये हो गया 3 बटा 2k माइनस 1 और बराबर 1 बटा k माइनस 1। क्लियर है। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो पहले 3 से कर देते हैं। तो ये हो गया 3k और माइनस 3 दोनों में गुना होगा, और ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, काहे कि 1 से गुना है। तो अब यहाँ पर k का वैल्यू देखिए निकल रहा है। तो ये हो गया 3k, उधर से आएगा माइनस 2k और पहले से इधर माइनस 1 और उधर जाएगा प्लस 3। तो 3k में से गया 2k, कितना बचेगा k, और 3 में से 1 गया बचेगा 2। तो यही तो हो गया कि k का मान कितना हो रहा है, k बराबर हो रहा है 2, और यही इसका आंसर है। k का मान कितना निकल गया 2। तो इसमें एक आंसर और निकाला जा सकता है, जब पहले वाले को तुलना किया जाए तीसरा से या दूसरे वाले को तुलना किया जाए तीसरा से। इसमें क्या होगा, एक आंसर निकलेगा जो क्या होगा बराबर नहीं में निकलेगा। लेकिन यहाँ पर आंसर हम लोग बराबर वाला निकाले हैं कि पहला और दूसरा को तुलना करके। तो k का मान कितना आया है 2 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्लियर हो गया दोनों, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिस्थापन से ही बनाना है और वज्र गुणन से ही बनाना है। और कह रहा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी कौन सा विधि जो है ज़्यादा अच्छा है, या किससे आंसर निकालना ज़्यादा इसमें ईजी होगा। तो दोनों विधि आप सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन भी और वज्र गुणन भी। लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों विधि को फिर से बता देते हैं। आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो आप फिर से उसको समझ सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन में तो कुछ बचा नहीं है, बस इसमें क्या करना है, वज्र गुणन से और प्रतिस्थापन से इसका हल ज्ञात करना है। तो पहले प्रतिस्थापन से ही बनाते हैं। तो क्वेश्चन है 8x प्लस 5y बराबर 9, यह है समीकरण 1। और फिर है 3x प्लस 2y बराबर है 4, और यह है समीकरण 2। अब यहाँ चलेंगे समीकरण 1 से। आपको याद होगा वज्र प्रतिस्थापन में कैसे बनाते थे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से निकालेंगे x का मान और उसको रख देंगे समीकरण 2 में। तो ये हो गया 8x और प्लस 5y और बराबर है 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग x का मान निकालेंगे। तो 8x बराबर ये 9 माइनस 5y, और फिर से यहाँ x बराबर 9 माइनस 5y और बटा हो गया 8, और इसको कर दीजिए आप समीकरण 3। इसके बाद क्या करना है, अब x का मान रख देना है समीकरण 2 में।
अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम इसको आपको बताए थे कि समीकरण 1 से निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो पहले 2 वाला लाइए, कितना है 3x और प्लस 2y बराबर है 4। तो 3 और इसके साथ x का वैल्यू रखिए, कितना आया है 9 माइनस 5y और बटा 8, और फिर प्लस ये हो गया 2y और बराबर हो गया 4। इसमें क्या होगा 3 गुना होगा, तो 3 से 9 में करेंगे, 3 दमा 27 और माइनस 3 बचे 15y और बटा हो गया 8 और प्लस हो गया 2y और बराबर हो गया 4। ये दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा इसमें 8, तो ज्यों का त्यों लिखा गया ये, क्योंकि ऊपर 8 मिल रहा है। 27 माइनस 15y और प्लस 8 दूना 16y और बराबर हो गया 4। आप देखिए इसमें पहले तो 27 लिख दीजिए और माइनस में 15y और प्लस में 16y, बचेगा प्लस में y और बटा 8 और बराबर हो जाएगा 4। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 प्लस y और बराबर हो गया 8 चौका 32। तो यहाँ पर हम छोटा सा वैल्यू इसलिए यही निकाल देते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा 32 और माइनस 27, कितना बचेगा 5। y का वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू रख दें कहीं भी, समीकरण 1 में 2 में 3 में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए दूसरे पेज में लिखिए अब इसको, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो पहले 3 वाले को लाइए, 3 वाला क्या था देखिए, 3 वाला यहाँ है कि x बराबर 9 माइनस 5y और बटा 8 है। x बराबर 9 माइनस 5y और बटा 8। तो y का कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, तो 5 गुना 5 हो जाएगा और बटा हो जाएगा 8। तो ये हो गया 9 माइनस 25 और बटा हो गया 8। तो 25 में से 9 हो गया, कितना बचेगा 25 में से 9 माइनस कीजिए, तो 25 में से 9 घटाएं कितना बचेगा माइनस 16 का, 1 16 9 25 होता है और बटा 8, कितना बार में छोटा हो गया 2 बार में, तो बच गया माइनस 2। तो इसलिए x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5, और यही दोनों इसका आंसर है। क्लियर। अब तो ये कौन विधि से निकल गया, ये निकल गया प्रतिस्थापन से। आप बनाना है किस विधि से, वज्र गुणन से। तो चलिए वज्र गुणन से इसको बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन था 8x और प्लस 5y और था बराबर 9, तो हम लोग कहते हैं इसको -9 और बराबर 0। वज्र गुणन का फॉर्मूला लगाने में इस टाइप से लिखिएगा तो ही बनेगा सही, नहीं तो गलत हो सकता है। अब समीकरण 2 है 3x और प्लस 2y बराबर 4 है, तो कहते हैं -4 और बराबर 0, और ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, a1 b1 c1 लिखेंगे। a1 बराबर 3, b1 3 a1 का मान 8 होगा ना, ताकि समीकरण 1 से लिखेंगे तो a1 का मान कितना हो गया 8, और b1 हो गया 5 और c1 हो गया -9। क्लियर। अब आइए a2 में, a2 कितना हो गया 3, b2 कितना हो गया 2 और c2 कितना हो गया -4। तो इसमें तो जांच नहीं करना है कि अनेक हल है कि क्या है, इसमें जांच करके दे दिया है वो कि अनेक हल ही होगा। अनेक हल नहीं, एक हल होगा। इसमें अनेक हल होगा तो बनेगा ही नहीं, जब एक हल होगा तभी बनेगा। तो एक हल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे सूत्र से, यहाँ पर लिख सकते हैं आप वज्र गुणन सूत्र से। तो चलिए वज्र गुणन का सूत्र है इसमें, वज्र गुणन का x बटा और y बटा और 1 बटा। तो BC CA AB 3 पॉइंट याद करवाए हैं। तो पहला BC, तो B1 C2 और माइनस B2 C1 हो गया। इसके बाद CA, तो C1 A2 माइनस C2 A1 और AB, तो A1 B2 A2 B1 हो गया।
तो देखिए हम इसको यहाँ के बाद ऊपर लिख दे रहे हैं। आप इसको चाहें, अगर आपको लग रहा है कि हम इसको बना सकते हैं तो आप यहाँ से वीडियो को रोक करके और बना लीजिए। उसके बाद इसका आंसर मिलाइए कि जो पहले आया था वही आ रहा है कि नहीं। एक्स का मान कितना आया था? एक्स का मान आया था कितना? -2 और वाई का आया था 5। अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो सही है। तो चलिए एक्स वाले में अगर यहाँ पर अच्छा ही रहा कि यहाँ पर इसको ना ही लिखें, या फिर देखिए यहाँ पर आ भी सकता है ये, क्या कि माइनस वाला सब नहीं है। माइनस वाला रहने के बाद ज़्यादा स्पेस लेता है, तो माइनस वाला तो है नहीं, तो यहीं पर लिख देते हैं इसको। तो देखिए पहले इसमें देखिए वैल्यू इसमें ध्यान रखिएगा। पहला है B1, यहाँ से खोजिए B1 कितना है 5, और फिर है C2 कितना है -4 हो गया, और फिर माइनस B2 कितना है 2, और फिर -C1 कितना है -9 हो गया। अब आइए इसमें C1 कितना है -9, और A2 कितना है 3, और फिर C2 कितना है -4, और है A1 कितना है 8। क्लियर। अब आइए इसमें पहले A1 है तो 8 हो गया, और फिर B2 है तो 2 हो गया, और -A2 है 3 हो गया, और B1 है कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर। आप ध्यान से वैल्यू रखिएगा, अगर वैल्यू रखने में गलत हो गया तो फिर ये आंसर तो गलत ही होगा। तो देखिए 5 × 4 और माइनस में तो 5 का 20 हो गया, और फिर माइनस प्लस 9 दूना 18 हो गया, और -9 तिया 27 हो गया, और माइनस प्लस 8 का 32 हो गया, और ये 8 दूनी 16 और -5 तरीके 15। फिर से एक लाइन लिखेंगे, 20 में से 18 गया -2, y बटा 32 में 27 गया 5, और 1 बटा 16 में से 15 गया 1। अब यहाँ से आप इसको बना सकते हैं, पहले वाले को तुलना कीजिए लास्ट वाले से, और सेकंड वाले को भी तुलना कीजिए लास्ट वाले से, और यहाँ पर इसका आंसर जो है मिल जाएगा। तो पहले वाला कितना है x बटा -2 और बराबर 1 बटा 1। चलिए इसको यहाँ तुलना करते हैं, x बटा -2 और बराबर 1 बटा 1। और इसको क्रॉस गुना करें तो x बराबर कितना आएगा -2, 1 तो हो गया। अब आइए y वाले में, तो y वाला कितना है y बटा 5 और बराबर हो जाएगा 1 बटा 1। तो इसको भी लिखिए y बटा 5 और बराबर है 1 बटा 1। क्रॉस गुना करें तो y बराबर कितना आएगा 5। आप देखिए दोनों का आंसर मिल रहा है कि नहीं, तो इसलिए x बराबर हो गया -2 और y बराबर हो गया 5। यही आंसर तो उसमें भी आया था, यानी आंसर जो है सही है। x का मान -2 और y का मान 5। आप पूछता था कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, तो अब आपको जो विधि उपयुक्त लगे वो लिख दीजिए कि कौन सा विधि इसमें ज़्यादा उपयुक्त है। तो चलिए इसका क्लियर हो गया, आज यहीं तक रहने देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन है, तो अगले वीडियो हम लोग एक साथ 5 क्वेश्चन को देखेंगे। और अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें भिन्न का एक क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि जो विधि आप पहले पढ़े थे उसी विधि से फिर इसमें बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो हम लोग 4 से आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 तक। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय।